तो अपन ने कर लिया था पंच महाभूतों की उत्पत्ति कर ली थी। आज हम करेंगे आकाश निरूपण। जो कल का डाउट था अपनी क्लास में वो अपन ने ग्रुप में सॉल्यूशन कर लिया था, उसका अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो इंपॉर्टेंट सूचना है, कल संडे है, कल आपकी क्लास नहीं है, कल ध्यान रखना, कल का ऑफ है, लेकिन कल टेस्ट है आपका। मैं ग्रुप में आपको क्वेश्चन भेज दूंगा और मुझे सभी बच्चों के आंसर चाहिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन भेजूंगा मैं, ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, छोटे छोटे 10 क्वेश्चन भेजूंगा। वो मैं बता दूंगा कितनी लिमिट है, कितने शब्दों में उसको लिखना है, वो मुझे भेज देना। मैं आपको बता दूंगा कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप आपको सही कुछ क्लियर होगा, आप अच्छे से आंसर दोगे। तो मुझे पर्सनली सबके आंसर देखो, टीपना मत, क्योंकि ये तो खुद सेल्फ टेस्ट है। अगर ईमानदारी रखाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। क्लियर? तो कल टेस्ट है अपना, कल का ऑफ रहेगा क्लास का, मैं टेस्ट आपको भेज दूंगा क्वेश्चन बना के ग्रुप में। तो आज हम करते हैं स्टार्ट आकाश निरूपण। भूत आदि के सृष्टि क्रम में सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा की सहायता से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। कोई बच्चा बोलेगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। यस सर आ रही है, चलो अच्छी बात है। तो आकाश निरूपण, तो टेस्ट के नाम से चुप हो गए थे आप सारे के सारे, बोलना ना पड़ जाए बीच में, क्वेश्चन ना पूछ ले, है ना। कोई बात नहीं, कल टेस्ट है आपका, कल का ओपन क्लास का। भूत आदि के सृष्टि क्रम में सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा की सहायता से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। देखो, भूत आदि के सृष्टि क्रम में अपन ने कल सृष्टि उत्पत्ति क्रम, जो मैंने ग्रुप में आपको जो चार्ट भेजा था, जो सारणी भेजी थी, अव्यक्त, महान, अहंकार, फिर 3 गुण सत्व रजतम, फिर उनसे 11 इंद्रियां, पंचभूत और पंच महाभूत। जो सर्वप्रथम पंचभूत बने थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये बोल रहा है कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा आई थी। आपको पता है शुरुआत में शब्द तन्मात्रा थी, तो उसी से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ है। क्लियर? अब व्युत्पत्ति देखो, व्युत्पत्ति में देखो, आ प्लस का श्रेय दीप्तो धातु, मतलब आ तो इसमें उपसर्ग है, ठीक है। का श्रेय दीप्तो धातु, ये आपको याद रखना है, मतलब रट लेना है, MTR कर लेना माइंड में, ठीक है इसको। अब इसको देखो आगे, निरुक्ति देखो, जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो। अब समवाय संबंध क्या होता है? समवाय संबंध मतलब उसके बिना, अपन बोलते हैं ना सहजीवी संबंध, अगर ये खत्म तो ये 2 जीवों को अलग करते, दोनों सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, उसको बोलते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद में समवाय संबंध है कि ये इसके साथ पाएगा ही, ठीक है। चीनी है, शुगर है, उसमें मीठा गुण होना तो पाएगा ही, तो मतलब एक समवाय संबंध है, बॉन्डिंग ऐसी है कि दोनों को अलग नहीं कर सकते, अपन चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। तो आकाश के साथ, आकाश महाभूत के साथ शब्द जो गुण है वो होगा ही समवाय संबंध से, मतलब एकदम बॉन्डिंग मजबूत वाली। शब्द गुण है तो मतलब आकाश है, आकाश है तो शब्द गुण है, सिंपल सी बात ये, जिसमें समवाय संबंध से, ठीक है, हाँ सिम्बायोसिस करेक्ट बोला, जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुणों, शब्द यानी क्या होता है? शब्द यानी अपनी श्रोतेंद्रिया, मतलब सुनना। कोई भी व्यक्ति बोलता है, कोई वर्ड बोलता है, उसको बोलते हैं शब्द, तो सुनता है ना, तो श्रोतेंद्रिया। शब्द गुणों वह आकाश है, वह एक व्यापक और नित्य है। व्यापक यानी चारों ओर, आसपास, हर जगह, मतलब अपने ठोस पदार्थ है, अपन बोलेंगे ना चौक है, फोन है, कोई भी चीज हो, मतलब निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सब में आकाश है। आकाश के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि भाई ये तो, आप बोलोगे सर जी ये तो ठोस है। अब मैं आपको मतलब मॉडर्न के परिप्रेक्ष्य में समझाता हूँ। आप बोलोगे ये तो ठोस है, तो ठोस भी कोई चीज़ से बनी है। आप बोलोगे भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी है, तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो गति है ना, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, उसमें जब खाली स्थान है तभी तो गति करेगा। तो सिंपल सी बात है, आकाश हर जगह है। नित्य यानी लगातार, ना तो इसकी उत्पत्ति किसी से होती है। देखो अब आप ऐसे मत बोल रहे कि पंचभूत से हुई है, क्योंकि अब ये व्यापक रूप में आ गया, बड़े स्पेक्ट्रम में आ गया, और ना कभी ये खत्म होता है। आकाश कभी खत्म हो, खालिस्तान कभी खत्म थोड़ी होती है। सिंपल सी बात है, ये आत्मा से, जो परमात्मा, जो जीवात्मा है, उससे उत्पन्न हुआ है। निष्क्रमण में प्रवेश आकाश की विद्यमानता का स्पष्ट लक्षण है।
वैशेषिक दर्शन बोलता है, देखो आगे लिख रहा है लाल पेन में नीचे, निष्क्रमण में प्रवेश आकाश की। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि अपन कहीं भी आते जाते हैं, अगर खाली स्थान है तो ही तो जा पाएंगे। जैसे अपन गेट के अंदर घुसते हैं, वहां पे अगर सामने अलमारी रख दी, ठोस पदार्थ रख दिया, मूर्त रूप, मूर्त यानी कोई भी ठोस पदार्थ जहां जिसने उस आकाश को, खाली स्थान को भर लिया हो, तो उसकी अगर कोई चीज पहले से ऑलरेडी है ना, तो दूसरी चीज वहां पे नहीं जा सकती। तो कौन सी? अब आप तो बोलोगे कि हवा चारों तरफ है, हवा ने भर रखा आकाश को। मूर्त रूप की बात हो रही है, जिसकी कोई शकल हो, जिसकी कोई शेप हो। निष्क्रमण मतलब प्रवेश आकाश की। हमेशा कहीं हर जगह जहां भी आपको प्रवेश करना है वहां पे आकाश होना जरूरी है। मतलब किसी भी चीज के प्रवेश के लिए आकाश का होना जरूरी है, वहां पे खाली स्थान होना जरूरी है। आकाश यानी खाली स्थान, आकाश यानी शब्द यानी सुनना। देखो अलग अलग मीनिंग है, लेकिन बात एक ही, आकाश महाभूत। ठीक है, निष्क्रमण प्रवेश आकाश की विद्वानता का स्पष्ट लक्षण है। ये वैशेषिक दर्शन में बोला है, और इसको लाल पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये पीजी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक नोट्स बनाए, और आपको देखना पंच महाभूतों के बहुत आराम से, जब आपने आकाश समझ लिया ना, तो क्योंकि अगले वाले महाभूत इसी क्रम में नोट्स बने, तो आपको सारे इसी सेम ऑर्डर में लगेंगे, सब कुछ याद हो गया। अब देखो लक्षण, आकाश महाभूत में क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि भाई ये आकाश महाभूत है। शब्द गुण बहुलता से उपस्थित। शब्द गुण तो इसमें समवाय संबंध से मिलेगा कि भाई शब्द, जहां पे शब्द है, शब्द यानी सुनना, सुनना यानी खाली स्थान। खाली स्थान मतलब एक तरीके से कि जो भी अपन सुनाई दे रहा है वो आकाश महाभूत की वजह से। तो शब्द गुण बहुलता से उपस्थित, तो आकाश में शब्द गुण तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर मान लो अन्य चीज 40% पाई जाएंगी तो 60% शब्द गुण पाया जाएगा। सत्व बहुलात्मक, सत्व गुण 3 गुण है, सत्व रज तम। अपन ने जब आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल किए थे तब 3 गुण थे, सत्व रजतम। सत्य यानी सात्विक, हमेशा सत्य, मतलब एक तरीके से जो आपने बोलते ना आदर्श पुरुष, वैसे गुण है, इसमें कोई कमी नहीं है। कोई खाली स्थान है, कोई स्पेस है, उसमें कोई ऐसे हो सकता है कोई ऐसी कोई बेकार बात हो ऐसी जो अपन को किसी भी तरीके से सत्व रजतम। सत्य का मतलब एक तरीके से सात्विक, शुद्ध प्रकृति का मतलब, तो पुरुष व्यक्ति एकदम, तो है सत्व बहुलात्मक गुण, सत्व गुण युक्त। इसकी हर बात बोली सही होगी। जो आकाश महाभूत से युक्त कोई पुरुष पैदा होगा ना भाई, इसमें आकाश महाभूत ज्यादा है, वो व्यक्ति हमेशा सात्विक होगा। क्लियर सी बात ये। भावात्मक, भाव पदार्थ, प्रकाश, विद्युत, चुंबकीय तरंगों के बहन के कारण। अब भावात्मक भाव पदार्थ क्या है? जिनको अपन महसूस कर सकते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि प्रकाश, प्रकाश मान लो आपने जब बरसात होती है, जब बिजली चमकती है ना, तो एक प्रकाश को वहां से आकाश में से अंतरिक्ष से आती है नीचे, तो उसको बहने के लिए, उसको आने के लिए कौन स्पेस प्रदान करता है? जगह कौन प्रदान करता है? खाली स्थान कौन प्रदान करता है? आकाश। अगर मान लो बीच में मकान आ गया तो मकान से टकराएगी नहीं, क्या मकान को फोड़ देगी वो, क्योंकि वहां पे आकाश नहीं हो, क्योंकि मकान बना हुआ है। तो सिंपल सी बात यह है कि उनको बहने के लिए प्रकाश को, विद्युत को, चुंबकीय तरंगों को, जो भी चीज है ये हवा को बहने के लिए जो भी रास्ता प्रदान करता है वो आकाश प्रदान करता है। इसको अपन महसूस कर सकते हैं। अति सूक्ष्म पदार्थ, कैसे? अति सूक्ष्म, दिखता थोड़ी है, अति सूक्ष्म। जैसे अब खाली स्थान है, अति सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहा बिल्कुल, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और अपने बॉडी में जो सूक्ष्मता लेके आएगा वो है आकाश महाभूत। देखो इसका मेडिकल यूज कैसे होता है? जब आकाश महाभूत से युक्त औषधि बनाई जाती है, मतलब भाई ऐसे प्लांट, ऐसे औषधियां जिनमें आकाश महाभूतों की द्रव्यता ज्यादा है, वो अति सूक्ष्म होते हैं, अपने शरीर के छोटे से छोटे रंध्र छिद्रों में जाके वहां पे ट्रीटमेंट करती हैं, जल्दी से अवशोषित हो जाती है। अपन पाचन क्यों कराते हैं? भोजन ने अपने टुकड़े, देखो एक रोटी होती है, रोटी के पहले टुकड़े किए अपन ने, फिर अपन दांतों से चबाते हैं, मतलब बारीक करते हैं, फिर अपनी आमाशय में जाता है, उसको लसलसा बनाते हैं, फिर अपनी जो छोटी आंत में उसको पाचक एंजाइम द्वारा पचाया जाता है, मतलब बिल्कुल बारीक से बारीक, मतलब सूक्ष्म बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से अवशोषित हो सके। तो जो आकाश महाभूत है ना, जो अति सूक्ष्म, ऐसे गुण वाली औषधियां अति सूक्ष्म होती हैं। सभी भूतों का आश्रय, आकाश महाभूत सभी भूतों में पाया जाता है, मतलब आकाश महाभूत में ही अन्य महाभूत पाया जाता है, क्योंकि आकाश महाभूत तो खाली स्थान प्रदान करता है। अगर आकाश महाभूत खाली स्थान प्रदान नहीं करे तो अन्य भूत उत्पन्न ही नहीं करेंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्योंकि जगह तो सारी घेर के बैठ जाएगा ये। इसलिए अन्य भूतों को उत्पन्न करने के लिए ये जगह प्रदान करता है, इसलिए इसको आश्रय, मतलब एक तरीके से घर बोला गया है। क्लियर? अब देखो गुण इंपॉर्टेंट है, 6 गुण है। शब्द, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग,
ये 6 गुण इसके हैं, आप इनको रटने पड़ेंगे क्योंकि हर महाभूत के गुण आपको रटने पड़ेंगे। संख्या यानी 1 2 3 4 5 6, अब गुण हैं इनके। शब्द तो आपको पता ही है कि सुनना, एक तरीके से श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय से का अर्थ है का विषय, श्रोत्रेंद्रिय मतलब कान, कान का विषय क्या है, शब्द को सुनना, सिंपल सी बात। प्रत्यक्त्व यानी किसी चीज, जैसे कि स्त्री को पुरुष से अलग बनाना, प्रत्यक्त्व ये गुण है। संयोग, दो वस्तुओं को जोड़ना। विभाग, दो वस्तुओं को अलग करना। परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट। और संख्या, इकाई, इकाई, ये गुण है। मतलब अपन अगले वाले चैप्टर में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आए ये क्या है, लेकिन ये परादी गुण है। गुरुवादी गुण होते हैं और 10 परादी गुण होते हैं, तो ये परादी गुण, इनको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इनको अभी इंग्लिश से स्टार मार्क्स करके अपन लेफ्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इनको इसको समझाने लग जाए ना एक एक को, तो ये कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। ये गुण वाला चैप्टर ही अलग है। तो क्या क्या कन्फ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई गुण की अगला चैप्टर इसलिए तो गुण बनाया, क्योंकि बच्चे पूछते हैं फिर शब्द क्या है, संख्या क्या है, परिणाम क्या है। अब इनको समझा नहीं सकता टीचर, इनके लिए फिर अलग से चैप्टर ही बना दिया। तो गुणों के नाम से एक अलग चैप्टर है, वो अपन वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये गुण है, आपको इतना याद रखना कि भाई 6 गुण हैं किसके, आकाश महाभूत के। सृष्टि के अंत में पृथ्वी जल में, सृष्टि के अंत में जब प्रलय आती है, जब मतलब पूरी नष्ट होता है सब कुछ, तो देखो क्या बोल रहा है, सृष्टि के अंत में पृथ्वी जल में, जो अपना भूस्थल है, देखो पहले बाढ़ें आएंगी या फिर मतलब लहरें सुनामी टाइप की आती हैं, तो पृथ्वी जल में, जल अग्नि में। अब जैसे सुनामी आएंगी, परमाणु रिएक्टर फटेंगे, आगे लगने लग जाएंगी, ठीक है। अग्नि, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, ठीक है, तथा वायु आकाश में विलीन हो जाती है। मतलब जो खाली स्थान हो जाएगा लास्ट में, पूरा स्पेस खाली स्थान, विलीन मतलब नष्ट हो गए। पंच तत्व से सृष्टि होती है और सृष्टि के अंत में तत्व ही विलीन हो जाता है। मतलब ये पांचों आपस में विलीन हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। लास्ट में जाके आकाश से तो उत्पन्न होते हैं स्टार्ट, और आकाश में ही समाप्त हो जाते हैं। देखो अब यहाँ से आकाश महाभूत सबसे पहले उत्पन्न हुआ, तो आकाश से अगला महाभूत उत्पन्न होगा, फिर वो अगला महाभूत होगा। तो ऐसे बताया कि इन्होंने भाई आकाश महाभूत से तो उत्पन्न हुए, फिर आकाश में नष्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहीं से जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर। अब तो देखो शब्द, श्रोतेंद्रिय, लाघव, रोक्ष, सूक्ष्मता और विवेक, ये 5 आकाशमतक भाव इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से आकाशमतक भाव। अपन बोलते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति आकाश महाभूत से युक्त है, कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति आकाश महाभूत गुणों को धारण किया हुआ है, कैसे पता चलता है कि ये औषधि आकाश महाभूत से उत्पन्न हुई है, कैसे पता चलता है कि इसमें आकाश महाभूत ज्यादा प्रेजेंट में, इन गुणों से। जो ये भाव है ना, कौन कौन से, शब्द यानी श्रोतेंद्रिय यानी सुनना। क्लियर। दूसरा है शब्द, श्रोतेंद्रिय हो गया, लाघव लघुता, हल्का, आकाश महाभूत हल्का बनाता है। मान लो कि लाइट वेट, अपन बोलते हैं ना लाइट, हल्का हो मतलब लाइट वेट, जिसका वजन कम हो, हल्का हो, जो मतलब आसानी से हवा में तैर सके, जा सके, मतलब हल्का, बॉडी को हल्के से हल्का, फ्री। सूक्ष्मता, औषधि के जो चूर्ण भी जल्दी से, मतलब किसी प्लांट की चूर्ण बनाना है तो वो जल्दी से सूक्ष्म, मतलब बारीक से बारीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कितना ही पीस लो उसको सूक्ष्म होगा ही नहीं। आकाश महाभूत युक्त होगा तो जल्दी से सूक्ष्मता में आ जाएगा, जल्दी से उसका मतलब बॉडी भी एक तरीके से उसके सूक्ष्म रेंद्र जो छिद्र हैं वो भी खुले रहेंगे। और विवेक, विवेक यानी क्या होता है, देखो नीचे एरो मार के लिख रखा है, सिरा, स्नायु, अस्थि आदि का पृथक पृथक रहना। इनको मतलब मिलने नहीं देता, आप उनको मतलब एक स्पेसिक बनाए रखता है। जो मतलब जो खाली स्थान है ना, छोटा सा भले माइनर ही हो लेकिन रखता है, ताकि मिक्सिंग ना हो, ताकि बॉडी को कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। तो देखो जो मॉडर्न कुछ भी बोलता हो, लेकिन आयुर्वेद की जो फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग है, शायद ही इस लेवल पे कभी रिसर्च पहुंच पाए, क्योंकि इसकी लेवल की रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा यंत्र चाहिए और बहुत कुछ ज्ञान चाहिए। विवेक, ये 5 आकाशमातक भाव है। तो सिंपल सी बात यह है कि पांचों आकाशमातक अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। इन्हीं भावों की वजह से अपन को पता चलता है कि इस व्यक्ति में, इस औषधि में, इसमें आकाश महाभूत प्रेजेंट ज्यादा है। क्लियर। अब करते हैं अपन वायु महाभूत। वायु महाभूत, ये इनमें से एक ना एक महाभूत कभी ना कभी आता ही है बहुत से राज्यों में, इसलिए मैं इसको डिटेल में स्टडी करा रहा हूं। वायु महाभूत को पढ़ते हैं व्युत्पत्ति, वा गति,
वा गति गंधेन, मतलब गति करना, किसी चीज का निरंतर गति करना। अपने शरीर में देखो इस धातु से वायु शब्द की निष्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है गति करना। अब आपको ऐसे मत लिख देना एग्जाम में सीधा सीधा कि भाई वायु बराबर वा गति गंधेन बराबर गति करना, नहीं, आपको बताऊं कैसे लिखना है, तरीका बताता हूँ आपको। ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, अब शॉर्ट की तरह लिख जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, कॉपी कैसे भरेगी। आप तो आंसर आपने सही दिया है, लेकिन तरीका भी तो आना चाहिए ना आंसर देने का। आपको लिखना है वा गति गंधेन, इस धातु से वायु शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है गति करना। यहाँ पे बस इतना भाई ये दे दिया, वा गति गंधेन और गति करना। अब आपको लिखना अपने तरीके से, अपने अंदाज में लिखना है, ताकि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन दे और आपको अच्छे नंबर मिले। और मैं यही देखूंगा कि आप किस तरीके से आंसर देते हैं, ठीक है। अब देखो निरुक्ति, रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित स्पर्शवान मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई मतलब ऐसे आकार नहीं है कि भाई ये वायु है, अपन को दिखती थोड़ी है, तो रूप रहित मतलब रहित यानी नहीं होना, तो स्पर्शवान, और जिसको स्पर्श से अपन को पहचान सके भाई ये वायु है। अपन अब मैं इसको समझाऊंगा। वायु वह पदार्थ है जिसका कोई रूप नहीं होता और वह स्पर्श गुण से युक्त होती है। स्पर्श गुण से कौन युक्त होती है? वायु युक्त होती है। अपन युक्त नहीं होते, वायु युक्त होती है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये आंखों से दिखती नहीं है वायु, दिख रही है कि आपके सामने देखो वायु है, ऑक्सीजन है ना, अपन सांस ले रहे हैं तो वायु है, लेकिन दिख नहीं रही। अपन मान लो फैन चलाया, अपन फैन के आगे अपन ने हाथ किया तो अपन को ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ हवा चल रही है। कैसे पता चला? त्वचा से। ऐसे थोड़ी पता चलता है कि त्वचा से तो पता चला कि भाई हवा चल रही है, अपन ने हाथ करके आगे देखा कि लहरा रहा है, ठीक है, पत्ते हिल रहे हैं, तो जो भी चीज ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे रखेंगे, उससे पता चलता है कि भाई हवा चल रही है। तो सिंपल सी बात ये है, अपन चाहकर भी इसको छू नहीं सकते, अपन चाहकर भी इसको स्पर्श नहीं कर सकते, उल्टी वायु अपन को स्पर्श करती है। मतलब वायु स्पर्श करती है तो वायु में स्पर्श गुण है, ये बात ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि मैं जाता हूं हवा को छू के आता हूं, ऐसा नहीं है। अपन जाएंगे उसके सामने जाएंगे तब वो हमको छुएगी, डिफरेंस है। अपन उसको छुए तो नहीं छू सकते, दिखती नहीं है। दिखती है कि कभी छूने को कि मैं हवा को छू रहा हूं? नहीं, वो अपन को छूती है क्योंकि अपन उसके रास्ते में आ रहे हैं। ये है तो मतलब वायु वह पदार्थ है जिसका कोई रूप नहीं होता और वह स्पर्श गुण से युक्त होती है। मतलब उसमें स्पर्श गुण तो पाएगा ही, एक विशिष्ट गुण हो जाता है कि किसकी वजह से स्पर्श गुण, किसमें? भाई वायु में। परिभाषा, जिस द्रव में समवाय संबंध से अनुष्ण शीत स्पर्श हो वह वायु है। तो देखो ध्यान से सुनना, जिस द्रव में समवाय संबंध से, समवाय संबंध वही है सहजीवी संबंध, एक तरीके से मजबूत वाला बॉन्ड, इसमें ये रहता ही है, कभी इसको अलग नहीं किया जा सकता, चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। उसमें सहजीवी संबंध में तो भाई दोनों को अलग करेंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको तो अलग कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, ये इसमें रहेगा ही 100%। अगर इसकी उत्पत्ति हुई तो ये गुण भी इसमें साथ उत्पन्न हुआ ही है। तो जिस द्रव में समवाय संबंध से अनुष्ण शीत, अनुष्ण शीत का मतलब ना तो गर्म ना ठंडा, अनुष्ण स्पर्श हो वह वायु है। अपन ऐसे बोलेंगे भाई तो गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन वो वायु का गुण नहीं है। वायु का गुण है अनुष्ण शीत, ना गर्म ना ठंडा, मतलब एकदम नॉर्मल, ना तो ज्यादा ना कम, नॉर्मल। अब देखो लक्षण, अब आप कैसे बोलोगे भाई ये तो गर्म आ रही है, तो आप तो बोलोगे कि तो अनुष्ण शीत तो हुआ ही नहीं। इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। उत्पत्ति और लक्षण देखो, आकाश की उत्पत्ति के बाद स्पर्श तन्मात्रा की अभिव्यक्ति हुई जिससे स्पर्श गुण वाली वायु उत्पन्न हुई। अपन ने जब कल ग्रुप में मैंने वो जो चार्ट भेजा था उसमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम का, शब्द के बाद में स्पर्श तन्मात्रा थी और स्पर्श तन्मात्रा के नीचे एरो मार्क लिख रखा था वायु महाभूत था ना। सबने देखा होगा कल का ग्रुप का जो मैंने भेजा था चार्ट। तो उसमें देखो आकाश की उत्पत्ति के बाद स्पर्श तन्मात्रा की अभिव्यक्ति हुई जिसमें स्पर्श गुण वाली वायु उत्पन्न हुई। स्पर्श में वायु अनुष्ण शीत, अनउष्ण प्लस अशीत, मतलब ना तो गर्म ना ठंडी होती है। वायु की उष्णता या शीत औपाधिक होती है। औपाधिक का मतलब होती है जिस स्थान से आ रही है उसके अनुसार होती है। जैसे कि उष्ण स्रोत से, जैसे कि रेगिस्तान से कोई वायु का स्रोत बन रहा है, वहां से हवा चल रही है तो गर्म होगी, सिंपल सी बात है, रेगिस्तान में गर्मी रहती है। और खाई मान हिमालय की तरफ से आ रही है तो ठंडी हवा आ रही है, तो शीत स्रोत से आने वाली वायु शीत, तो सिंपल सी बात है, औपाधिक जिस स्रोत से वो बह रही है ना उसके हिसाब से उसका गुण बन जाता है। रजोगुण युक्त है, रजो बहुल, सत्व तो हो गया एक तरीके से धार्मिक, हमेशा सद्वान सदाचार। अब ये रजोगुण क्या है?
रजोगुण यानी होता है भोग विलास करने वाला व्यक्ति, राजसी ठाठ, खाओ पियो दुनिया मजे में रहो, मतलब राजसी जो मतलब राज्य की राजाओं की तरह ठाठ रखता है, एकदम राजा वाला व्यक्ति, ऐसा जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना वो होते हैं रजोबहुल। ठीक है। वायु में गुण के साथ साथ क्रिया की भी उपस्थिति होती है। वायु में गुण तो है ही, कौन सा गुण है? स्पर्श का गुण है, लेकिन क्रिया भी रहती है इसमें साथ साथ। देखो देखो धीरे धीरे अब कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, आपकी नसें ना थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी माइंड की, तो इनको स्रोतों को खोल लो अपने माइंडों को और ध्यान से सुनो कि वायु में गुण के साथ साथ क्रिया, क्रिया किस तरीके से पाई जाती है, सुनो ध्यान से। अब क्रिया को मैं समझाऊंगा। विशिष्ट गुण क्या है इसमें? स्पर्श। और विशिष्ट गुण को ध्यान रखना, विशिष्ट गुण यानी होता है विशिष्ट गुण जो केवल इसी में पाया जाता है, अन्य किसी में, जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है। वायु की पहचान स्पर्श से, कि भाई यहाँ पे अपन हाथ करेंगे आगे, भाई यहाँ पे वायु चल रही है, तो ओनली स्पर्श से अपन वायु की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अलग बनाता है कि स्पेशल ये भाई इसमें ये पाया ही जाएगा, इसमें तो ये पाएगा ही स्पर्श। अब आता है जो क्रिया, भाई गुण तो स्पर्श तो पाई गया, विशिष्ट गुण स्पर्श हो गया, लेकिन क्रिया जैसे ही देखो नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पितय पंगु कफे पंगु पंगो मल धातु है वायु न यत्र यंत्र तत्र तत्र वर्षंती मेघवत। बहुत फेवरेट हमारे जो हमारे टीचर है फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के, उनका बहुत फेवरेट श्लोक है ये, जब भी क्लास में आते हैं ये श्लोक को बोलते ही हैं। ठीक है, तो अब भी याद कर लो, बहुत अच्छा श्लोक है। कैसे? पितय पंगु कफे पंगु, मतलब ये बोल रहा है कि पित्त दोष और कफ दोष दोनों पंगु है, मतलब विकलांग है। क्यों विकलांग है? क्योंकि वो गति नहीं कर सकते, एक दूसरे से जा नहीं सकते, कहीं भी जा नहीं सकते, अगर एक स्थान में तो वहीं पड़े रहेंगे। पंगु मल धातु है, जितने भी शरीर में मल हैं और जितने भी धातु हैं, सातों धातु हैं, सब पंगु है, सब विकलांग है, कोई काम के नहीं है, क्योंकि इनमें गति नहीं है। क्यों? वायु न यत्र यंत्री, जहां इनको वायु लेके जाती है वहीं ये पे जा पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वायु मतलब प्रधान दोष है। तो जिसने ये श्लोक लिखा था उन्होंने बताया कि वायु दोष के बिना मलों का, धातुओं का, कफ का और पित्त का कोई योगदान नहीं है। अगर वायु नहीं है तो इनमें गति नहीं है, और गति नहीं है तो जहां इनका स्थान है वो वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है, शरीर में जितनी भी प्रकार की गति हैं वो सब वायु की वजह से होती हैं। चाहे वो रक्त का संचालन हो, खाने का मुंह से लेके, ठीक है, अपने आमाशय तक जाना, आमाशय से छोटी आंत तक ना, और मतलब उसका मल मूत्र का बाहर निकलना, रक्त का संवहन, लसिका तंत्र, मांस का फॉर्मेशन, जितनी भी चीज हैं सब वायु में जो गति होती है वायु की वजह से होती है, क्योंकि जिस चीज की डिमांड होती है वो वहां पे वायु पहुंचाती है। और आगे क्या लिखा है? तत्र वर्षंती मेघवत, जैसे जहां पे जरूरत होती है ना बरसात की, वहां पे बादल आते हैं और बरसात करके जाते हैं, उसी तरीके से जहां पे जरूरत होती है वायु धातुओं को, कफ को, पित्त को लेके जाती है। तो मतलब एक तरीके से क्रिया करवाती है, ले जाने की काम कर रही है ना, आना जाना आवागमन का साधन प्रदान करने के लिए क्रिया कर रही है, मतलब गुण के साथ क्रिया भी पाई जाती है। क्लियर? बहुत अच्छा कोटेशन है, आपको ये याद होना चाहिए। शायद मेरे को यही कोटेशन याद है सही ढंग से, रियलिटी की बात तो ये, बाकी और कोटेशन तो मुझे याद होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये कोटेशन मुझे याद है। वायु ही शरीर में दोषों की गति का कारण है, मतलब दोषों की नहीं, धातुओं की भी, मलों की भी, जितनी भी प्रकार की गति है वो वायु की वजह से ही है। शुरुआत में जब अपन ने निरुक्ति देखी थी, क्या लिखी थी? वाह गति ने गंधोयो, मतलब गति करना। सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि गति करना। अब देखो गुण, कितने गुण मानता है ये? 9। स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और वेग। देखो स्पर्श का तो आप समझ गए भाई, स्पर्श का अनुभव होता है। संख्या आप जान गए 1 2 3 4। परिणाम यानी रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकला। पृथक्त्व यानी किस चीज से अलग, जैसे कि भाई ये घड़ा है, ये झाड़ू है, ये पानी की बोतल है, ये मटका है, ठीक है, ये कॉफी है, जो अलग था डिसाइड करें, ये पुरुष है, ये महिला है, ये स्त्री है, ठीक है, इस तरीके से पृथक। संयोग, 2 चीजों को मिलाना। विभाग, 2 चीजों को अलग करना। परत्व और अपरत्व, परत्व यानी होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। पूरी क्लास में मॉनिटर कौन है? ये श्रेष्ठ हो गया। पूरी क्लास में सबसे लंबा कौन है? ये श्रेष्ठ हो गया। अपरत्व, अपरत्व यानी निष्कृष्ट, सबसे बेकार कौन है? सबसे क्लास में सबसे ज्यादा उद्यमी कौन है? मतलब निष्कृष्ट की जब बात होती है ना, होती है अपरत्व। और वेग यानी बहना, गति करना। ये सब वायु के गुण है। क्लियर? अब देखो भेद, आगे बढ़ते हैं भेद पे। वायु को 2 रूप से बांटा है, एक तो नित्य और एक अनित्य। अपन ने कल बात की थी, नित्य क्यों है? क्योंकि ये अन्य द्रव्यों की उत्पत्ति में सहायक है, कारण बनती है। सभी चीज पंच महाभूतों से मिलकर बनी है,
मैंने जब आपको कल बताया था, समझाया था कि ब्लड स्पेक्ट्रम में जब बात करते हैं, ग्रुप में मैंने एक ऑडियो भेजा था, उसमें लिखा था कि सभी चीज़ें पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, चाहे कोई भी चीज़ हो तो ये कारण बनती हैं, इसलिए ये नित्य कारण रूप से। लेकिन अनित्य क्यों है? क्योंकि ये भी किसी से उत्पन्न हुआ है और ये भी नष्ट होती है। जो युक्ति व्यास ने ग्रुप में पूरा सा एक पैराग्राफ भेजा था, बहुत अच्छा भेजा था, सेम वही है। तो नित्य और अनित्य। आप तो बोल रहे हो, आप बोलोगे ना, कल एक क्वेश्चन भी तो आया था, सर जी ये तो यहाँ पे नित्य है वहाँ पे अनित्य, मैं यही तो समझाना चाह रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद में आपको डाउट होता है, इसलिए ग्रुप में अच्छा डिस्कशन कर लिया था अपन ने। और जिसको समझ में नहीं आया ना अभी भी भाई नित्य अनित्य क्यों है, वो अभी भी ग्रुप में है, सब बच्चे ग्रुप में है, वो देख लेना एक बार। युक्ति व्यास ने एक मैसेज भेजा है लंबा पूरा, विद फोटो के साथ, विद प्रूफ के साथ, ठीक है। उस पर वही राय मेरी थी, वही उसी उसकी है। तो नित्य एवं अनित्य, नित्य यानी कारण रूप से, भाई ये दूसरों को उत्पन्न करने में सहायक है, इसलिए इसको नित्य बोला। अनित्य क्यों है? क्योंकि ये भी किसी से उत्पन्न होता है और ये भी नष्ट होता है, इसलिए ये अनित्य। अब देखो ये अनित्य को 3 भागों में बांटा है, शरीर संगक, इंद्रिय संगक और विषय संगक। शरीर संगक क्या होता है? वायु परमाणुओं की प्रधानता। तो सिंपल सी बात है, अनियोजित शरीर, वायु परमाणुओं की प्रधानता से अनियोजित शरीर वायु लोक में रहता है, उदाहरण पिशाच और आदि। ये सिंपल शरीर संगक का मतलब है जो अपनी अंतरिक्ष में देवताओं वाली बात, मतलब एक तो परलोक वाली स्वर्ग वाली बातें होंगी शरीर संग में। जब भी अपन भेद करेंगे ना किसी भी वो वायु के, जल के, पृथ्वी की, तो मतलब शरीर संग में जब भी कोई बात आएगी वो मतलब अंतरिक्ष की बात करो। वायु परमाणु की प्रधानता, अनियोजित शरीर। प्रधानता मतलब जो वायु एक तरीके से झोंका सा, जितने भी वायु के छोटे छोटे कण है ना, वो एक प्रधानता एक जगह पे इकट्ठे से होते हैं। भाई यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक वायु का प्रधानता है, तो क्या बोलता है देखो, वायु के परमाणु से प्रधानता से निर्मित अनियोजित वायवीय शरीर। अभी अपन ने वो देखते हैं ना साया, अपन देखते हैं ना भाई, उसमें टीवी में देखते हैं एक भूत प्रेतों का एक साया सा दिखाते हैं, वो साये की बात कर रहा है ये। तो क्या बोल रहा है कि वायु के परमाणुओं से की प्रधानता से निर्मित एक अनियोजित शरीर, जिसकी कोई मतलब शेप नहीं है, लेकिन अपन को ऐसा अनुभव होता है कि ये साया, अपन मूवी में देखते हैं ना कि भूत पिशाच का एक साया सा घूमता है व्यक्ति के पीछे पीछे, उस साये की बात कर रहा है ये, ठीक है। वायु लोक में रहता है, वायु लोक यानी ऊपर, जहां पे वहां भूत पिशाच राक्षस फाक्षस रहते हैं ना वो। अब देखो आयुर्वेदा में ऐसी चीज बताएंगे और एक्चुअली में वो है, आप इसको मानो या ना मानो, लेकिन ये एक्चुअली में है, रियलिटी है। जिसने महसूस किया उसके लिए यस है, जिसने महसूस नहीं किया उसके लिए वो फेक है, अंधविश्वास है। लेकिन रियलिटी की बात है, ये एक्चुअली में आयुर्वेदा में है, तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेदा को अच्छे से जानता हूँ, मतलब समझ रहा हूँ, जानता तो नहीं हूँ क्योंकि किसी चीज़ में परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आयुर्वेदा को। तो सिंपल सी बात है कि ये वायु लोक में रहता है, तो पिशाच आदि, भूत प्रेसास जिंद, ये सारी चीज़ें होती है ना, वो साया सा होता है ना, वो है शरीर संगक। अब देखो इंद्रिय संगक, जब इंद्रिय संगक की बात आए तो समझ लो अपनी बॉडी के ऊपर बात हो रही है, अपनी खुद की स्ट्रक्चर पर बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है। कैसे? देखो त्वचा देह व्यापी है, मतलब त्वचा अपने शरीर के चारों तरफ पाई जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी पे त्वचा ही तो है, पूरी त्वचा को, शरीर को आवृत कर रखा है, जो प्रत्यक्ष रूप से उष्ण और शीत आदि का ज्ञान कराती है। चाहे अपने शरीर का कोई सा भी हिस्सा हो, सब पे त्वचा है, चाहे उंगली हो, पैर हो, चाहे एब्डोमन हो, चाहे वो पीठ हो, चाहे मतलब लेग हो, चाहे हैंड हो, कुछ भी हो, वो मतलब किसी भी जगह पर शीत लगाएंगे तो ठंडे का अनुभव करेगा, जहाँ पे गर्म लगाएंगे तो गर्म का अनुभव करेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रत्यक्ष ज्ञान करती है इंद्रिय संगक। क्लियर? तो सिंपल सी बात क्या है कि जब भी इंद्रिय संगक, इंद्रियां किस में पाई जाती हैं? बॉडी पे, तो शरीर की बात होगी। शरीर संगक मतलब किसके? अंतरिक्ष की बात हो रही है। अब आता है विषय संगक। विषय संगक का मतलब होता है कार्य अनुसार भेद, यथा आंधी, बवंडर और शरीर में संचरित होती हुई तीनों वायु एक ही हैं। देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिख रखा है कि वृक्ष आदि को हिलाने वाली शरीर विषय संगक। विषय ध्यान से सुनना, अपन ने शरीर संगक कर लिया, इंद्रिय संगक कर लिया, अब विषय संगक। विषय ने कार्य अनुसार इसका भेद किए हैं, कार्य अनुसार इसके भेद किए हैं। किस तरीके से? यथा आंधी, बवंडर, ऐसे तूफान आता है ना, बहुत तेज सुनामी टाइप की आती है, सुनामी में पानी भी साथ में रहता है, लेकिन तेज बवंडर आया, घूमता हुआ आता है, जैसे अमेरिका में चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं वायु के। एक अपन बोलते हैं ना काली पीली आंधी आ गई,
एकदम बस धूल ही धूल साथ में लेके उड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, वो होती है विषय संज्ञा, मतलब आंधी और बवंडर। तथा शरीर में संचरित होती हुई वायु एक है, परंतु स्थान तथा क्रम वैसे इसका आगे वर्णन किया। तो विषय संज्ञा को सिंपल सी बात ऐसे समझो कि एक तो भाई आंधी बवंडर जितनी भी ये भार जितनी तरह की वायु है वो, लेकिन इसका आगे वर्णन किया अपन। जब अपन विषय संज्ञा की बात करते हैं मतलब डीपली वर्णन, एक तरीके से अपनी बॉडी में डीपली वर्णन, तो वायु को 5 भागों में बांटा है। जब वात दोष की बात है तो अपने शरीर में जाते हैं तो वात दोष यानी गति करना, तो सिंपल सी वात दोष यानी वायु तो हुआ, वात दोष बराबर वायु, तो वात दोष के कितने वेद है? 5। आपने फिजियोलॉजी में अच्छी तरह से स्टडी किए कौन कौन से, तो वो वायु के ही वेद हैं। सिंपल सी बात है, जब अपन दोष स्टडी करते हैं तो वायु के आगे दोष लगा दिया अपन ने, लेकिन बात वही है। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। प्राण यानी किसी भी चीज को अंदर लेना, सांस छोड़ना, अंदर लेना, ये सब सांस ग्रास को अंदर लेना, ये सब प्राण वायु करता है। उदान वायु कहाँ रहती है? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने खूब स्टडी किया हुआ है फिजियोलॉजी में। उदान वायु कहाँ पे रहती है? हृदय और फुसफुस में। ओके मनु, मैं बता रहा हूँ थर्ड वाला भी, रुको दोबारा से बताऊंगा मैं। देखो विषय संज्ञक का मतलब है जो इसमें, चलो इसकी जो इसमें लिख रखा है ना उस पर ध्यान मत दो। विषय संज्ञक का मतलब है इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो जितने भी अपने बाहर भौगोलिक रूप से पाई जाती है, जैसे आंधी और बवंडर जो बहरी है, ठीक है। दूसरी है अपने शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार 5 प्रकार की होती है। जब अपन ऐसे बात करते हैं भाई विषय संज्ञक मतलब शरीर बाहरी और शरीर अंतर्गत, आप ऐसे समझो इसको, विषय संज्ञक बराबर, लिखो सबके सब पेन से, विषय संज्ञक बराबर, आगे इसके एरो मार के लिखो, एक तो शरीर बाह्य मतलब शरीर के बाहर जितनी भी कौन कौन सी हैं, तेज, आंधी, बवंडर, जो बहरी हवा, वो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि शरीर के अंदर, इसको दूसरा पार्ट है शरीर अंतर्गत। शरीर अंतर्गत के 5 पार्ट हैं, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। क्लियर हुआ आप सबके पॉइंट? देखो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, विषय संज्ञक को 2 भागों में बांटा। शरीर बाह्य मतलब शरीर के बाहर जितनी प्रकार की वायु है वो। दूसरा टाइप था शरीर अंतर्गत, मतलब शरीर के अंदर जो वायु आती है उसमें उसके 5 पार्ट है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। क्लियर मनु? इस तरीके से विषय संज्ञक का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो गया ये, लेकिन मैं आपको मैंने नोट्स बनाए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये इसी तरीके से। विषय संज्ञक मीन्स 2 भागों में, शरीर बाह्य और शरीर अंतर्गत। शरीर बाह्य का आंधी बवंडर, और जो शरीर अंतर्गत में प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। और इनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। अपान का मतलब शरीर से किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, चाहे वो मेनिस्ट्रुएंट साइकिल हो, चाहे वो मल फुरिस हो, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, ठीक है। व्यान का मतलब तो आप जानते ही हो, मतलब हृदय के विशेष रूप से गतिशील रहता है, समस्त शरीर में संचरण करता है, जो भी रक्त का संचरण होता है। समान जो अमाशय और पक्वाशय में स्थित होता है ताकि वो अग्नि को जला सके, ठीक है, जाट अग्नि को प्रबल कर सके। उदान तो आप जानते हो कि भाई हृदय और फुसफुस में विशेष रूप से गतिशील रहता है, कंठ, नासा, नाभि में संचरण रहता है। और प्राण का मतलब अंदर लेना, छोड़ना, श्वास का अंदर लेना, ये सारी चीजें ये आप अच्छी तरीके से कर चुके हो। तो विषय संज्ञक क्लियर हुआ आपका मनु? हेलो, ओके ठीक है। देखो मैं फिर भी बता देता हूं सभी बच्चे के लिए, विषय संज्ञकों को 2 भागों में बांटा है, शरीर के बाहर वाली और शरीर से अंदर वाली। शरीर से बाहर वाली आंधी बवंडर होती है और शरीर से अंदर वाली 5 प्रकार की होती है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। क्लियर? इस तरीके से बांटा है विषय संज्ञक को। अब आता है वायु महाभूतात्मक भाव। भूतात्मक भाव कैसे पता चलेगा कि ये औषधि वायु प्रदान युक्त है? कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति वायु महाभूत युक्त है? कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति में वायु महाभूत के गुण अधिक हैं? इन गुणों से, स्पर्श इंद्रिय, उसमें एक तो स्पर्श का गुण पाया जाएगा, और स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा, उसमें त्वचा का ज्यादा बाहुल्य रहेगा। क्लियर? श्वास प्रश्वास, सांस लेगा बाहर छोड़ेगा, ठीक है। रोक्ष, प्रेरणन, धातु रचना, धातु बहन, स्पंदन, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, हल्कापन। जैसे कि वात दोष के जो कर्म है ना मुख्य वही है, जो वात दोष के कर्म है ना, वही क्या गुण है, क्या कर्म है वात दोष के, वो वायु महाभूत के गुण है। क्योंकि वात दोष और वायु महाभूत एक ही बात है।
वहां भी अपन को यही बोलेंगे वाह गति न गंधो, मतलब गति करना वाद दोष। तो सिंपल सी बात है कि वाद दोष और वायु महाभूत दोनों समानार्थक हैं, एक तरीके से एक ही बात है। लेकिन ये वहां पे थोड़ा, क्योंकि ये शुरुआती अवस्था है, वहां पे थोड़ा डिटेल में जाके बात करते हैं। क्लियर। अब करेंगे अपन तेजो निरूपण। तेजो निरूपण होता है तेज यानी अग्नि निरूपण। क्लियर। बहुत स्लो चल रहे हैं अपन, 2 ही महाभूत हुए हैं आज क्लास में। उत्पत्ति देखो, अग्नि की उत्पत्ति के लिए स्पर्श तन्मात्रा की सहायता की आवश्यकता है। स्पर्श, अग्नि की उत्पत्ति के लिए स्पर्श तन्मात्रा की कैसे? अब देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले शब्द बना, शब्द के बाद में स्पर्श बना। शब्द तो बना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। शब्द तन्मात्रा कैसे उत्पन्न हुई? शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई है आत्मा से, जो जीव आत्मा है, सूक्ष्म ब्रह्म रूप है, उससे। ठीक है, क्योंकि वो दिखती नहीं थी, मतलब परलौकिक की शक्ति थी, उससे आकाश की खाली स्थान की उत्पत्ति हुई। खाली स्थान की सहायता से क्या उत्पत्ति हुई? स्पर्श। क्योंकि खाली स्थान में कोई चीज को अपन लेके जाएंगे तभी तो स्पर्श का अनुभव होगा। जैसे कि अपन हवा के आगे कुछ लेके जाएंगे तभी तो पता चलेगा स्पर्श। अब स्पर्श, अब अग्नि की उत्पत्ति के लिए स्पर्श मात्रा की आवश्यकता है, मतलब सहायता है। एक से अब देखो धीरे धीरे कंटिन्यूअस बन रहा है। वायु में गति विशेष गुण है, वायु बहती है, आपको पता है। ठीक है, वायु में तेज चल रही है, हवा चल रही है, अतः बहती हुई वायु के विरोध अवरोध में उत्पन्न संघर्ष को अग्नि या ताप उत्पत्ति का कारण माना। तेज हवा चल रही है, बहुत तेज स्पीड से, अपन लोग उसके आगे अपन ऐसे घास फूस रख देंगे, कुछ भी ऐसा अवरोध रख देंगे। ठीक है, तो वहां पे घर्षण की वजह से ताप उत्पन्न होगा। गति के सामने कुछ भी चीज अपन रखते हैं तो घर्षण करता है, और घर्षण की वजह से अग्नि उत्पन्न होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट। इस वजह से अग्नि की उत्पत्ति हुई। रूप तन्मात्रा की सहायता से सत्व रजोगुण प्रदान अग्नि की उत्पत्ति हुई। अब देखो रूप तन्मात्रा, तो रूप तन्मात्रा भी एक आई थी, शब्द स्पर्श रूप। तीसरी तन्मात्रा कौन सी थी? रूप तन्मात्रा। तो रूप तन्मात्रा और स्पर्श से ऐसे, मतलब सहायता से अग्नि महाभूत उत्पन्न हुआ। सत्व और रजोगुण, सत्व प्रदान होता है और रजोगुण, रजो वही है राजसी ठाट बाट। रजोगुण का मतलब सीधा सा मतलब ये समझो, ये राजसी ठाट बाट होते हैं, जिसके मतलब एक तरीके से राजा महाराजाओं की टाइप की जिंदगी होती है, वैसे गुण। प्रथम अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई है। परिभाषा क्या है? देखो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे लिखना है, नोट्स है ना, कोई चेंज मत करना नोट्स में, सिंपल सी। लेकिन आपको ये शॉर्ट्स हैं तो इनको आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है एग्जाम में। इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं लेकिन थोड़े शॉर्ट लिखे हुए हैं। लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल एकदम अच्छे से, इस तरह जैसे मैं कल टेस्ट है ना आपका, कल मैं क्वेश्चन भेज दूंगा अभी शाम को, तो कल शाम को 6 बजे से पहले आप मुझे आंसर भेज देना। ठीक है। लक्षण, तेज वह द्रव्य जिसमें समवाय संबंध से रूप एवं स्पर्श गुण की अधिकता पाई जाती है। तेज वह द्रव्य है जिसमें समवाय संबंध से रूप व स्पर्श गुण की अधिकता पाई जाती है। समवाय संबंध से, देखो ध्यान से, तेज वह द्रव्य जिसमें समवाय संबंध से रूप एवं स्पर्श गुण की अधिकता पाई जाती है। अब देखो स्पर्श तो किससे आया? वायु से, क्योंकि वायु की इसमें सहायता ही है। तो इसके अब देखो एक एक गुण ऐड होते जाएंगे। जैसे अपन अब अगला जल फटेंगे तो उसमें ये 2 गुण और ऐड हो जाएंगे साथ में, रूप रस वाले भी। तो समझ से रूप, अब अग्नि दिखने लग गई, अपन देख के पता सकते हैं यहाँ पे अग्नि है, क्योंकि उसका आंखों से पता चल रहा है, सीधी सी बात है। प्रकृति में गति के विरोध का परिणाम ही अग्नि है। सिंपल सी बात है, जब अपन कोई वायु चल रही है, ठीक है, हवा बह रही है, तो उसके बीच में कुछ घर्षण पैदा करेंगे तो ही अग्नि उत्पन्न हुई है, तभी तो ताप उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अग्नि यानी ताप, ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकृति की गति के विरोध का ही परिणाम अग्नि है। लक्षण क्या है? अग्नि का स्वाभाविक रूप भी, अग्नि का स्वाभाविक रूप स्वर शुक्ल होता है, मतलब, और स्वर शुक्ल यानी श्वेत। अग्नि में अन्य रोगों की प्रतीति औपाधिक, मतलब अन्य द्रवों के मिले होने के कारण। कोई अपन बोलते हैं ना कि भाई लाल अग्नि है, पीली अग्नि है, हरी लो छोड़ रहा है, पीली लो छोड़ रहा है, क्यों? लेकिन इसका प्रारंभिक रूप है ये श्वेत है, शुक्ल है, लेकिन इसका जो रूप दिखता है ना, अन्य गुणों की वजह से, अन्य गुण मिश्रित होने की वजह से। जैसे अपन कोई अलग कपड़ा जला रहे हैं तो अलग कपड़े के हिसाब से, ठीक है, कुछ अलग, कोई अपन लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी में जैसे गुण है उसके हिसाब से, तो जो भी कलर दिखता है ना वो पदार्थ के हिसाब से दिखता है। लेकिन अग्नि का जो शुद्ध स्वरूप है वो श्वेत है, शुक्ल है। क्लियर? अब देखो गुण, कितने गुण हैं? 9। रूप, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व,
धृत्व और संस्कार, इसमें बस एक गुण जोड़ा है, संस्कार अलग आ गया। संस्कार यानी कि अन्य गुण, नए गुण उत्पन्न करना। जैसे अपन घी को गर्म करते हैं, घी को गर्म करने के बाद उसमें किसी भी चीज का, जैसे कि अपन कौन सा घी बनाते हैं, अणु तेल को मिला के कौन सा आंखों के लिए अणु तेल वाला घी बनाते हैं। घी को गर्म करने, संस्कार नए गुण उत्पन्न करना, उसके गुणों में चेंज करना, पुराने गुणों को में चेंज हुए बिना नए गुणों को आधान करना, उसमें नए गुण की अपडेट करना। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, वैसे कि जनरेशन देखो, अपन ने रोबोट 2 देखी, रोबोट ठीक है 2.0 देखी, मूवी देखते हैं अपन, तो उसमें क्या है कि पहले की खासियत तो थी ना, जितनी अपडेट वर्जन आता है मोबाइल के, जैसे एंड्रॉइड 9 वर्जन है, एंड्रॉइड 10 वर्जन है, तो जब एंड्रॉइड 10 आता है तो एंड्रॉइड 9 की तो सारी खासियत होती हैं उसमें, लेकिन एंड्रॉइड 10 की कुछ 1-2 फीचर ऐड भी हो जाते हैं। उसी तरीके से संस्कार होता है कि जो पहले के गुण है ना, अच्छे गुण है, वो तो वैसे के वैसे रहे, लेकिन 1-2 गुण और ऐड हो जाएं, कुछ ऐसी प्रोसेस करना, ऐसी क्रियाविधि करना ताकि उसमें 1-2 अपडेट वर्जन आ जाए, उसका मतलब और भी अच्छा यूजफुल बन जाए। ठीक है, वो होता है संस्कार अनुवर्तन। सिंपल सी बात वही है, संस्कार अनुवर्तन, संस्कार एक ही है। अब देखो तेज के भेद, नित्य और अनित्य, इस पे अपन बात नहीं करेंगे, हर महाभूत पे कर रहा है कि नित्य क्यों है, अनित्य क्यों है, क्लियर। अब अनित्य को अपन ने 3 भागों में बांटा है, शरीर संगक, इंद्रिय संगक और विषय संगक। शरीर संगक मतलब मैंने क्या बताया था, शरीर संगक मतलब अंतरिक्ष की बात, तो इसमें लिख सकते हो आप, इसमें लिख नहीं रखा। तेजस शरीर या आग्नेय शरीर अनियोजित होते हैं, जो सूर्य लोक में रहते हैं, मतलब एक तरीके से तेजवान देवता। अपन बोलते हैं ना सूर्य देवता, सूर्य देवता की पत्नी। अपन ने देखा ना एक एपिसोड आता है टीवी पे, किसी ने देखा होगा, सूर्यलोक वाला, सूर्यलोक शनिदेव नाम से, उसमें सूर्यलोक की बातें होती थी। ठीक है, जितनी भी प्रकाशमान वस्तु हैं वो, मतलब प्रकाशमान शरीर है, वो सब सूर्यलोक, ये है शरीर संगक। देखो वहां तक की कल्पना कर रखी है आयुर्वेद ने, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है जो उनको सिद्ध कर सके, लेकिन आयुर्वेद इन चीजों को मानता है क्योंकि ये है रियलिटी में। तेजस शरीर या आग्नेय शरीर बोलते ना, एक तरीके से ऊष्मा का रूप, एक ऊष्मा का एक स्वरूप से ऐसा दिखता है कि भाई, अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन शनिदेव नाम से एक कार्यक्रम आता था, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले मैंने देखता था मैं, तो उसमें चंद्रमा, राहु, केतु, सूर्य देवता, उसका बेटा, ऐसे कुछ बातें होती रहती थी, उनकी बातें कर रहा है ये शरीर संगक में। इंद्रिय संगक मतलब अपनी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, देखो अब इसमें लिख नहीं रखा तो सुन लो ध्यान से। तेज के परमाणुओं की प्रधानता से उत्पन्न इंद्रियां, चक्षुर इंद्रिय मतलब अपनी आई, चक्षुर इंद्रिया आई है, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। तेज के परमाणुओं की प्रधानता से उत्पन्न इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय मतलब आंखें हैं। यह नेत्र के अंदर काली पुतली, जो वो होता है ना, कॉर्निया के अंदर काली सी पुतली होती है, कृष्ण तारा के अग्रभाग में रहती हैं और तेज के प्रमुख गुण रूप को ग्रहण करती हैं। जो रूप है, सिंपल सी बात है, जो रूप अपन को दिखता है, भाई अग्नि का रूप ऐसा है, किसकी वजह से दिखता है, आंखों की वजह से। किसकी वजह से, वो पुतली की वजह से, जो काला काला होता है ना, छोटी सी प्यूपिल होती है उसकी वजह से, वो होती है इंद्रिय संगक। तो रूप को कौन ग्रहण करता है, कैसे पता चलता है कि इसका रूप ये है, आंखें, चक्षु इंद्रिया। तो कौन सी इंद्रिया हुई, अग्नि महाभूत की चक्षुर इंद्रिया, सिंपल सी बात है। आकाश महाभूत की श्रोत्र इंद्रिया, ठीक है, और वायु महाभूत की स्पर्श त्वचा। सबकी एक एक इंद्रिया फिक्स होती जा रही हैं, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक। देखो सबसे पहले आकाश स्टडी किया था, आकाश की क्या हुई, श्रोत्र इंद्रिया। फिर अपन ने वायु स्टडी किया, वायु की क्या की, त्वचा। थर्ड अपन कर रहे हैं अब अग्नि, अग्नि की है चक्षु इंद्रिया। क्लियर। अब आती है विषय संगक। विषय संगक संसार में, वहां पे अपन ने विषय संगक को 2 भागों में बांटा था, एक तो बाह्य और एक बाहर। अब यहाँ पे देखो अग्नि को बांटते हैं अपन विषय। संसार में विभिन्न रूपों में पाए जाने वाली अग्नि का तेज विषय। तो विषय संगीत इसमें किस तरीके से बांटा अग्नियों को, भौम तेज, दिव्य तेज, और्ध्य तेज और आकारज तेज। तो मतलब भूमि पे पाई जाने वाली अग्नि, यथा काष्ठ अग्नि। भौम यानी भूमि, भौम यानी भूमि। देखो वहां पे शॉर्ट है, मैं समझा रहा हूं इसलिए क्लास ले रहे हैं अपन। भूमि यानी होती है भूमि, तो भूमि पर पाई जाने वाली अग्नि, जितनी भी भूमि तरह पे अग्नि पाई जाती है ना, जैसे अपन किसी लकड़ी को जलाया, ठीक है, गैस को जलाया, चूल्हे को जलाया, किसी भी तरह की अग्नि, वो होती है भूम अग्नि। अब होती है दिव्य, दिव्य स्रोतों से, दिव्य यानी आकाशी। अब दिव्य तो यहाँ तो जमीन पर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आकाशी कैसे, दिव्य स्रोतों से प्राप्त अग्नि, जैसे विद्युत, अपन बिजली चमकती है ना, वो भी तो ताप ही है, ठीक है। जैसे कि सूर्य,
सूर्य भी दिव्य है क्योंकि अंतरिक्ष की चीज है, उसमें कोई दिव्य उन्हीं को बोलते हैं जिनमें कोई ऐसे कोई सत्व से युक्त होते हैं, वो दिव्य एक तरीके से। तो आकाश में जो भी विद्युत चमक रही है वो दिव्य हो गई, सूर्य प्रताप वो दिव्य हो गई। अब है ओदर्य मतलब जठराग्नि, जिससे अपना खाना पचता है। अपनी बॉडी के अंदर भी तो अग्नि है, अपन उसको जठराग्नि के नाम से जानते हैं। उदर में वर्तमान अग्नि या जठराग्नि जो खाए हुए भक्ष्य पदार्थों को पाचन करती है। तो ओदर्य यानी जठराग्नि, ये जो अपनी बॉडी के अंदर है जठराग्नि, वो उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं ओदर्य। ये सब पीजी के क्वेश्चन है। अब होती है आकारण तेज, श्रवण आदि। कैसे? पृथ्वी के गर्भ या खान आदि में पाए जाने वाली अग्निमय पदार्थ। जब अपन जैसे कि पृथ्वी के नीचे अपन बोलते हैं ना भाई कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही होंगी, कुछ ऐसे फिगले होंगे, मेटल्स में जो गर्मी होती है, पृथ्वी के नीचे भी गर्मी है। जब किसी चीज को अपन खोदते हैं तो ऐसे लगता है गर्म चीजें निकली हुई हैं, तो वो है श्रवण। तो पृथ्वी के अंदर वाली जो अग्नि है वो होती है आक्रज। ठीक है, ये आक्रज है, इसको आकरण की जगह आक्रज कर लेना। ठीक है, भूम समझ गए, भूमि, दिव्य यानी आकाश, ओदर यानी अपनी बॉडी, और आक्रज यानी जमीन के भीतर। तो पूरी पृथ्वी देखो सब जगह आ गया, अंतरिक्ष भी आ गया, जमीन के नीचे भी आ गया, जमीन वाली भी आ गई, अपनी बॉडी के अंदर की भी आ गई। चारों प्रकार की अग्नियों का इसमें वर्णन कर दिया। अब देखो तेज महाभूतात्मक भाव, कैसे पता चलेगा कि ये औषधि अग्नि महाभूत युक्त है? कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति अग्नि महाभूत गुणों से युक्त है? ठीक है, देखो नेत्र इंद्रिय, उसकी आंखें एकदम अच्छी तरीके से काम करेंगी। मेधा, उसमें बुद्धि होगी। शरीर का वर्ण साफ होगा, उसका रूप एकदम अच्छा होगा। ठीक है, कांति होगी मतलब चमकवान होगा। सूर्य की यानी चमक, अग्नि है उसमें तो चमकेगा ही ना, कांति होगी उसमें। ठीक है, रूप लावण्य मतलब रूप ऐसा होगा कि जो आंखों को सुदृश्य लगे, अच्छा लगे, मतलब सुंदर व्यक्ति, सुंदर महिलाएं, सुंदर कन्याएं। ठीक है, तेज, ऊष्मा, तेज भी होगा उसका। तेज एक तरीके से ऐसे, तेज का मतलब ये है कि वो चमकवान होगा व्यक्ति, उसका तेज ऐसे दूर से 100 लोगों की भीड़ में एक अलग ही व्यक्ति दिखता है कि देखो ये कैसे अलग ही, उसकी एक आभा अलग ही रहती है। हमारे यहाँ पे वीसी सर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे बोलते हैं सूर्य के मान, चंद्रमान, प्रकाशमान, ऐसे कुछ करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि तेज है उनके चेहरे पे। तेज अपन बोलते हैं कि क्या तेज है इसके चेहरे पे, तो ये तो बहुत आगे जाएगा। ऊष्मा, शौर्य, पाचन शक्ति, क्रोध, संताप और तीक्ष्ण आंसू क्रिया, ये सारे गुण तेज महाभूत वाले व्यक्तियों में पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, अच्छे लग रहे होंगे नहीं, सुंदर भी है, तेज भी है, शौर्य भी है, ऊष्मा भी है, पाचन शक्ति भी अच्छी है उसकी, क्रोध भी आता है, क्योंकि अग्नि यानी एक तरीके से पित्त, जो पित्त दोष वाले गुण व्यक्ति है ना वो, सिंपल सी बात है। वायु महाभूत वाले तो हो गए कौन से, वायु बात दोष वाले, और यहां पे क्या बोलते हैं इसको, पित्त दोष वाले गुणों की एक तरीके से सिमिलरिटी है दोनों में। तो इस तरीके से अपना ये तेज अग्नि निरूपण हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब आता है विद्युत निरूपण। कल करेंगे, क्लास का टाइम हो गया आज का, बच्चे परेशान हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया ना सबको? कोई बच्चा बोलेगा? हेलो, ओके शिवानी, देखो बहुत स्लो चल रहे हैं क्लास अपनी, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू, चलो बढ़िया। कल आपका टेस्ट है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको रात को, ओके। और मुझे पर्सनली शुक्ल मीन्स यानी स्वेद, स्वेद स्वेद, जैसा आपको लगे। अच्छा ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछा करो। धन्यवाद।